स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी आर्चिन डेवलपमेंट के बारे में, अर्ली डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, एंड सो मेनली हम फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, और जिसमें उसमें है वो, अब आप सभी को पता है कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही है वो स्पर्म एंड ओवम है वो मीट करते हैं, एंट्री जब करता है स्पर्म ओवम के अंदर। सो उसके बाद में एक स्पर्म के बाद में है वो दूसरा स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, यानी एक से ज़्यादा स्पर्म नहीं आ पाए, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन। ओके, तो रोकना, पॉलीस्पर्मी बनने को रोकना। ठीक है, सो वो भी हम इवेंट देखेंगे कि किस प्रकार से पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन है वो होता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके, एंड उससे पहले जब फर्टिलाइजेशन से पहले जब स्पर्म के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं और ओवम के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, जिसके वजह से दोनों में वो रिकॉग्निशन होता है, स्पर्म एग रिकॉग्निशन, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो स्पर्म एग रिकॉग्निशन एंड उसमें कौन से प्रोटीन पार्टिसिपेट लेते हैं, सो इन सब्जेक्ट के बारे में हम देखेंगे। ऑल्दो CSIR के सिलेबस में सी आर्चिन इस पर मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में, लेकिन एनिमल्स उनमें है वो दिया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्म एग रिकॉग्निशन इन एनिमल, इस प्रकार से मेंशन किया हुआ है। और सी आर्चिन में CSIR में हर बार से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम सी आर्चिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम शुरू करते हैं एग और एंड स्पर्म की मॉर्फोलॉजी से शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले सी आर्चिन है वो इकाइनोडर्म फाइलम में आता है। ठीक है, सो इकाइनोडर्म फाइलम से बिलोंग करता है, जैसे कि सी स्टार आपने देखी होगी। ओके, सो सी स्टार आपने देखी होगी, है ना। सो उसी फाइलम से बिलोंग करता है ये सी आर्चिन। ओके, सो कुछ इस प्रकार से राउंड प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, एंड बिकॉज इकाइनोडर्म में ये है वो एडल्ट एनिमल्स है वो रेडियल सिमेट्री के होते हैं, सो वो इकाइनोडर्म से बिलोंग करते हैं। सो उसकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम देखें, सो बिल्कुल ही सिमिलरिटी शो करता है थोड़ी थोड़ी जो मैमल्स के स्पर्म से। ओके, सो कुछ इस प्रकार से है वो, इसकी हम टेल दिखा सकते हैं। ओके, सो टेल में यहाँ पे है वो, ऑब्वियसली ये मैं बना रहा हूँ वो माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं फॉर मूवमेंट ऑल्सो। ओके, एंड जो मूवमेंट होता है वो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं उसमें। ओके, सो यहाँ पे एक्सिस फिलामेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप में। ओके, यहाँ पे वो टर्मिनल डिस्क होती है, टर्मिनल डिस्क होती है। ओके, एंड यहाँ पे होता है सेंट्रियोल। ओके, सो सेंट्रियोल का बहुत ही मेन रोल होता है स्पर्म में, बिकॉज हमें पता है कि जो ओवम होता है फीमेल का, उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, जिसके कारण है वो डिवाइड वगैरह वो डिवीज़न उसमें नहीं हो पाता है। लेकिन जो सेंट्रियोल है वो स्पर्म से ही आता है, जिससे वो डिवीज़न वगैरह के लिए जो सेंट्रियोल है वो हेल्पफुल होता है। सेंट्रियोल से ही होता है, बिकॉज सेंट्रियोल से ही है वो जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से है वो यहाँ पे फिलामेंट्स है वो अटैच होकर है वो डिवीज़न होता है। सो सेंट्रियोल उसमें है वो हेल्पफुल होते हैं, सेंट्रियोल है वो स्पर्म से ही आते हैं। ओके, एंड और यहाँ पे बीच में है वो न्यूक्लियस होता है, एंड यहाँ पे है वो आउटर लेयर पे यहाँ पे एक्रोसोम होते हैं। ओके, एक्रोसोम होते हैं, एंड यहाँ पे कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो कि एग को है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड यहाँ पे है वो बाइंडिन नाम का है वो प्रोटीन होता है, थोड़ा छोटा होता है, तो बाइंडिन नाम का जो प्रोटीन होता है यहाँ पे स्पर्म पे, जो कि है वो जो इसमें है वो ओवम भी होता है। ओवम की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात करें, सो ओवम के ऊपर है वो यहाँ पे विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है EBR1 नाम का। EBR1 नाम का है वो यहाँ पे EBR1 नाम का है वो यहाँ पे है वो एग के ऊपर, ओवम के ऊपर, फीमेल का ओवम है उसके ऊपर रिसेप्टर होता है EBR1 का, जो कि है वो इस रिसेप्टर पे ये बाइंडिंग प्रोटीन है वो जब अटैच होता है तब उसमें स्पर्म एग रिकॉग्नाइजेशन होता है। और उससे भी पहले है वो यहाँ से है वो एक जल्दी से यहाँ पे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं एग से, जो जैसे कि रीसेक्ट और स्पर्म एक्टिवेशन प्रोटीन। ओके, एंड रीसेक्ट नाम का प्रोटीन होता है,
सो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सो वो क्या करते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ये अपने आप के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है वो सीक्रेट हो जाते हैं एग से, जो कि है वो पास में जहाँ भी है वो स्पर्म होगा, उस स्पर्म को है वो इससे है वो इन मॉलिक्यूल से पता चलता है कि किधर है वो एग है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो प्रोवाइड डायरेक्शन शेप, ये और रीसेक्ट, ये प्रोटीन्स जो केमिकल्स है वो सीक्रेट हो रहे हैं बाय द एग, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं ये स्पर्म को। ओके, सो स्पर्म से ये डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाएगी और प्रोवाइड होकर ये बाइंडिंग है वो यहाँ पे EBR फर्स्ट के साथ अटैच हो जाएगा। उससे पहले भी एक्रोसोमल रिएक्शन भी होगी यहाँ पे, वो एक हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं वो सीक्रेट होते हैं जो कि पाथ क्रिएट करते हैं। ओके, सो पाथ क्रिएट करते हैं, फिर है वो उसका न्यूक्लियस इसके अंदर है वो एग के अंदर आता है। सो अगर थोड़ा सा हम और डिटेल में अगर बात करें एग की मॉर्फोलॉजी की, सो यहाँ पे है वो ये प्रो न्यूक्लियस बनाया हमने, यहाँ पे है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये। ओके, सो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन में भी इसका हेल्पफुल होता है कुछ ना कुछ। ओके, सो ये एक आउटर लेयर है, यहाँ पे है वो एग जेली होती है आउटर लेयर पे, ये एग जेली है। एग जेली से हमने बताया कि कुछ केमिकल सीक्रेट्स होते हैं, सो ये एग जेली है। ओके, एंड ये प्रो न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस है, ये एग जेली है। एंड ये जो बीच वाली जो आप ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर है विटेलाइन लेयर, विटेलाइन एनवेलप बोल सकते हैं हम। ओके, सो विटेलाइन एनवेलप है ये, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमने देख लिया। और ये सेल जो आउटर लेयर आप देख रहे हो, सेल प्लाज्मा लेयर है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी है वो एंजाइम होते हैं। हमने देखा कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो अंदर की तरफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड यहाँ पे है वो एग जेली है। एग जेली से यहाँ पे है वो रीसेक्ट नाम के जो केमिकल है वो सीक्रेट होते हैं, जो कि स्पर्म को है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो केमिकल्स है रीसेक्ट वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जो स्पर्म को है वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अट्रैक्शन के लिए हम बोल सकते हैं इसका काम। एंड पिछली वाली स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पे है वो ट्यूबुलिन्स प्रोटीन होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन। ओके, सो मूवमेंट के लिए। और यहाँ पे एक प्रोटीन और काम करता है डायनिन, जो कि ATP यूज़ करता है, ये भी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ATPase होता है ये, ATPase होता है, ATP यूज़ करता है डायनिन प्रोटीन, और ये भी मूवमेंट के लिए है वो हेल्पफुल होता है। मोटर प्रोटीन्स होते हैं, आपको पता ही इसके बारे में, डायनिन के बारे में। ओके, एंड एग है वो, एग की अगर हमने बात की तो एग है वो ऑलमोस्ट 10,000 गुना बड़ा होता है। ठीक है, वॉल्यूम में कंपेयर करें अगर स्पर्म की, तो स्पर्म से है वो 10,000 गुना बड़ा है वो वॉल्यूम में होता है। ओके, इन वॉल्यूम इन कंपेयर टू ए स्पर्म। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स आती है एग और स्पर्म के जो कांटेक्ट में, फर्टिलाइजेशन की हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। सो फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स की बात करें, सो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होती है, सबसे पहले इसमें होता है कीमो अट्रैक्शन का स्टेप होता है। ओके, सो कीमो अट्रैक्शन, कीमो अट्रैक्शन में हमने बात कर ही ली, जो एग जेली से वो सीक्रेट होता है, एग जेली से जो सीक्रेट होता है फैक्टर। ओके, रीसेक्ट जैसे कि। ओके, सो वो है वो अट्रैक्ट करता है स्पर्म को। ओके, इन वाटर में भी हम बोल सकते हैं कि वाटर में है वो, बिकॉज मोस्टली है वो वाटर में ही रहते हैं, मोस्टली क्या समुंदर में रहते हैं सी आर्चिन, तो उसमें वाटर में है वो स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये रीसेक्ट प्रोटीन है वो हेल्पफुल होता है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, सो बाइंडिंग स्पर्म, सो स्पर्म बाइंड करने से पहले क्या होता है, जेली जो आउटर लेयर होती है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। देखो, इसको बाइंड करने, यहाँ पे विटेलाइन पे लेयर पे वो प्रोटीन होता है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा पहले एक जेली को। ठीक है, सो इसको क्रॉस करना पड़ेगा स्पर्म को बाइंड करने के लिए।
क्रॉस करना पड़ेगा एक जेली लेयर को। ओके, सो पहले है वो क्रॉस करेगा जेली को, एक जेली लेयर को। ओके, देन है वो जोना पेल्यूसिडा को, ठीक है, सो जोना पेल्यूसिडा को, सो वहाँ पे है वो क्रॉस करके पहुँचेगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होती है, एक्जोसाइटोसिस स्टेप होती है, एक्जोसाइटोसिस। अब एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्रोसोम एंजाइम होती है, एक्रोसोम एंजाइम है वो उनका एक्जोसाइटोसिस होता है। जो स्पर्म की जो आउटर लेयर होती है उससे है वो एक्जोसाइट होके जो एक्रोसोम के जो एंजाइम है वो एंजाइम बाहर सीक्रेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस से एंजाइम बाहर सीक्रेट हो जाते हैं और प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके वो कुछ पाथ क्रिएट कर लेते हैं अपना अंदर जाने के लिए, प्रोन्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए। ओके, सो फॉर स्टेप पेसेस ऑफ स्पर्म, पास ऑफ स्पर्म या पाथ ऑफ स्पर्म है वो बोल सकते हैं, वो क्रिएट होता है बाय द थ्रू डाइजेस्ट ऑफ विटेलाइन लेयर। ओके, सो विटेलाइन लेयर है वो डाइजेस्ट होती है। ओके, विटेलाइन लेयर है वो लास्ट की जो लेयर है वो डाइजेस्ट होकर वो कुछ पाथ है वो क्रिएट करती है, रास्ता बना लेती है अपना अंदर जाने के लिए। ओके, सो फिफ्थ स्टेप क्या होती है, वो पूरा है वो पाथ कंप्लीट हो जाता है, बन के पाथ कंप्लीट हो जाता है। एंड सिक्स्थ स्टेज फाइनल स्टेप में है वो फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन थी अंदर वाली, ठीक है, उसका है वो फ्यूज़न होता है। स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो फ्यूज़न होता है। अब देखो कुछ इंटरनल स्पर्म के अंदर भी क्या कुछ है वो सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। जब रीसेक्ट एंजाइम उसके पास, रीसेक्ट केमिकल्स उसके पास जब आते हैं, जैसे कि ये मान लो ये एग है, मान लो ओवम है, इससे है वो इस एग जेली से है वो कुछ सीक्रेट हो गए, रीसेक्ट सीक्रेट हो गए ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पे है वो मान लो वाटर में है वो, यहाँ पे स्पर्म है मान लो, ठीक है। सो ये यहाँ पे रीसेक्ट इसके पास, जैसे ही इसके पास पहुँचा ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे है वो ग्वानालाइल साइक्लेज का रिसेप्टर होता है। इसकी जो लेयर है आउटर लेयर स्पर्म की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे बड़ा करके शो कर रहा हूँ कि क्या कौन सी प्रकार की सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। सो ये एक रिसेप्टर मान लो ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट, ग्वानाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो ये यहाँ पे है वो ग्वानाइल साइक्लेज का रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑफ ग्वानाइल साइक्लेज। ओके, जो कि क्या करता है, जैसे ही उसका लाइगेंड यानी कि जो रिसेप्ट इसके रिसेप्टर के साथ में जब अटैच होता है तब यहाँ पे होता क्या है, स्पर्म के अंदर होता क्या है वो हम देखें तो जैसे जीटीपी ये एंजाइम है एक्टिवेट होके जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कि ओके, अब साइक्लिक मैसेंजर है वो आगे है वो कुछ ना कुछ है वो प्रोटीन को है वो प्रोटीन काइनेज मान लो है उस किसी प्रकार से वो एक्टिवेट करके यहाँ पे है वो कैल्शियम को है वो अलाउ करता है, यहाँ पे है वो कैल्शियम है वो अंदर आते हैं। ओके, सो कैल्शियम को अलाउ करते हैं, कैल्शियम चैनल को ओपन करके यहाँ पे कैल्शियम आता है और यहाँ पे है वो रो बी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होता है। रो बी प्रोटीन एक्टिवेट होता है इस सिग्नलिंग के दौरान, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलती है और रो बी प्रोटीन एक्टिवेट होता है यहाँ पे। और रो बी प्रोटीन का आपको सभी को रोल पता है, अगर पता नहीं है तो सेल सिग्नलिंग में आता है। ये रो बी प्रोटीन का है वो जो साइटोस्केलेटन मूवमेंट, जो एक्रोसोमल स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करने में है वो मूवमेंट में इनडायरेक्टली हम ये कहूँ तो उसमें इसका रोल होता है। सो जो एक्रोसोमल स्ट्रक्चर बाय साइटोस्केलेटल मूवमेंट, साइटोस्केलेटन मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे है वो कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है और साइटोस्केलेटल मूवमेंट से है वो स्पर्म का है वो डायरेक्शन भी है वो कुछ जिधर है वो केमिकल्स होते हैं उधर की साइड में है वो कर दिया जाता है, उसका जो मूवमेंट है वो डायरेक्ट कर दिया जाता है ओवम की तरफ। ओके, सो मूवमेंट यहाँ पे है वो इस प्रकार से डिसाइड होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ये रीसेक्ट। ओके, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ओनली सी अर्चिन के ही स्पर्म को है वो अट्रैक्ट करता है ये। ओके, और जब ये स्पर्म के पास में जब पहुंचते हैं यहाँ पे एक जेली पे भी एक वो
यहाँ पे है वो सिग्नलिंग चलती है। यहाँ पे सल्फेटेड कंटेन पॉलीसेकेराइड्स है वो यहाँ पे एक सिग्नलिंग इंड्यूस कराते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन पंप है वो एक्टिवेट होता है, जिससे वो IP3 डैग वो पाथवे से है वो कैल्शियम की एंट्री होती है, जहाँ पे है वो आगे जो इसका रिजल्ट होता है वो एक्रोसोमल ब्रस्ट का रिजल्ट होता है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्पर्म आता है, यहाँ पे जो एक्रोसोम लेयर होती है वो ब्रस्ट हो जाती है और यहाँ की जो एंजाइम है, एक्रोसोमल एंजाइम है, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट हो जाते हैं, जिससे वो लेयर है वो डिग्रेड होकर आगे वो पाथ है वो जनरेट होता है। और यहाँ पे है वो इसका रिसेप्टर होता है, उसके साथ में है वो EBR1 रिसेप्टर के साथ में स्पर्म का जो बाइंडिंग रिसेप्टर है वो अटैच हो जाता है, जिसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, सो नाउ हम बात करें प्रिवेंटेशन ऑफ पॉलीस्पर्मी की। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके, सो एक से ज़्यादा स्पर्म आके अटैच ना हो जाए, उस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए वो कौन सा इवेंट होता है वो हम देखेंगे आर्चिन में। ओके, सो वो चलो देखते हैं। सो होता क्या है, दो प्रकार से वो प्रिवेंट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है फास्ट प्रिवेंटेशन, देन होता है स्लो ब्लॉक। ओके, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। सो स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक। सो ये फास्ट ब्लॉक है वो कुछ जैसे ही है वो स्पर्म एंट्री होता है, एक स्पर्म जैसे ही एंट्री हो जाता है उसके है वो कुछ सेकंड तक है ये चलता है ये प्रोसेस, 15 से 30 सेकंड तक हम कह सकते हैं। 15 से है वो फर्स्ट 15 से 30 सेकंड तक है ये चलता है। उसके बाद में है वो आफ्टर 15 to 30 सेकंड स्लो ब्लॉक प्रोसेस विल स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे है वो शुरू करते हैं हम फास्ट ब्लॉक से। सो फास्ट ब्लॉक किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। सो फास्ट ब्लॉक है वो देखते हैं। सो फास्ट ब्लॉक जैसे कि यहाँ पे है वो ये जो एग है। ओके, सो ये एग है। नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली जो एग की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर है वो उसका एग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अंदर की तरफ -70 होता है नॉर्मली। ओके, मिलीवोल्ट। यहाँ पे है वो नॉर्मली ये ऐसा रहता है। ठीक है, सो नॉर्मली इसका जो अंदर का पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का, सो -70 होता है MV। ओके, नॉर्मली यही होता है ड्यू टू पोटेशियम आयन। ओके, सो ड्यू टू पोटेशियम आयन। सो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म की एंट्री होने के ही कुछ सेकंड में ही तुरंत ही हम बोल सकते हैं कि स्पर्म की एंट्री होने के बाद में है वो फास्ट ब्लॉक हो जाता है। सो फास्ट ब्लॉक किस प्रकार से होता है, सो फास्ट ब्लॉक किस प्रकार से होता है कि जैसे ही ये स्पर्म की एंट्री होती है यहाँ पे है वो सोडियम आयन है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम आयन चैनल अंदर आने के कारण यहाँ पे है वो बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं। पॉजिटिव आयन है वो बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा था, अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर आने के कारण होता क्या है, यहाँ पे है वो अंदर का पोटेंशियल है वो +20 मिलीवोल्ट यहाँ पे है वो इसका वो अंदर का है वो पोटेंशियल है वो हो जाता है आफ्टर बाइंडिंग स्पर्म। ओके, तुरंत ही, जिसके कारण है वो इसका ये +20 पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने के कारण दूसरा कोई भी स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर पाता है। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक होता है। अब ये प्रोसेस तो हो गया। सो कुछ आर्टिकल में दिया रहता है कि ये 30 से 40 सेकंड तक भी है वो ये रहता है फास्ट ब्लॉक, ये प्रोसेस 30 से 40 सेकंड तक रहता है। और मोर और लेस हम कह सकते हैं 50 सेकंड तक है, 50 से 60 सेकंड लास्ट है मैक्सिमम। सो जब भी इसका जो एंड होने वाला होता है फास्ट ब्लॉक का, उससे कुछ सेकंड पहले ही है वो स्लो ब्लॉक का वो इनिशिएटिव हो जाता है। उससे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट है वो पूछ लिए जाते हैं CSIR में। ओके, सो कुछ एक्सपेरिमेंट है जैसे कि ये एग है। ओके, ये यहाँ पे एग है और यहाँ पे है वो स्पर्म है एंड तो इसमें हम खुद से ही है वो ऐड कर देते हैं, जैसे कि है वो नेगेटिव आयंस अंदर से है वो पोटेंशियल खुद से ही है वो चेंज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो क्या होता है, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो नहीं रहा है, शुरू में ही फास्ट ब्लॉक होएगा ही नहीं, पॉजिटिव में आएगा ही नहीं, सो नॉर्मली रहेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो यहाँ पे है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन होगी नहीं। ओके, सो पॉलीस्पर्मी कंडीशन यहाँ पे देखी जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम इस प्रकार से कह सकते हैं, अच्छा हमने नेगेटिव आयन को ऐड कर रखा है, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव आयन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ वो पॉजिटिव आने लग जाएंगे और वही बात हो जाएगी, पॉलीस्पर्मी की प्रिवेंटेशन हो जाएगी। और अच्छा स्पर्म पहले ही स्पर्म एक भी मान लो एक भी बाइंड नहीं हुआ है, नो स्पर्म बाइंड,
कोई भी स्पर्म बाइंड नहीं हुआ है, ओके। और बाइंड होने से पहले हमने पॉजिटिव ऐड करा दिया, पहले से ही अंदर है वो मेम्ब्रेन के अंदर है वो पॉजिटिव ऐड करा दिया हमने, और स्पर्म एक भी बाइंड नहीं हुआ है, तो क्या होगा, एक भी स्पर्म है वो आगे बाइंड होगा भी नहीं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो नो फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट में हमें नो फर्टिलाइजेशन बोलना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज हो गया है, अभी फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, ये एग है, ये स्पर्म है, फर्टिलाइज एग है। यहाँ पे हमने इस फर्टिलाइज एग में तुरंत हमने है वो या कोई म्यूटेशन भी हो सकता है सोडियम चैनल में, ओके, या फिर हम सोडियम चैनल को ब्लॉक भी कर सकते हैं बाय सम ड्रग्स, ओके। सो सोडियम चैनल को हमने है वो म्यूटेंट कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया है। सो ब्लॉक करने के कारण सोडियम चैनल और सोडियम आयन अंदर नहीं आएंगे, और अंदर आने से कारण वो यहाँ पे है वो नॉर्मल रहेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर माइनस ही रहेगा, जिससे है वो बहुत सारे स्पर्म है यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। सो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन है यहाँ पे है वो देखी जाएगी, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी पूछ सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं स्लो ब्लॉक की। सो स्लो ब्लॉक प्रोसेस में क्या होता है वो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो हमने बात की कि 40 से 50 सेकंड मैक्सिमम होता है। सो उसके थोड़े समय पहले ही, थोड़ी कुछ सेकंड पहले ही है वो ये स्लो ब्लॉक प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। सो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस है वो एक्टिव अबाउट 30 to 60 सेकेंड, ओके। तो इसमें है वो ये एक्टिवेट हो जाता है इस टाइम ड्यूरेशन में। एंड यहाँ पे है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, हमने पहले भी बात की कि ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन में हेल्पफुल होता है। सो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज़ होते हैं, जो हमने जो एक की इमेज में देखा था। सो वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे वो रिलीज़ है वो आपको पता है कैल्शियम हेल्पफुल होता है वो रिलीज़ कराने में एक्सोसाइटोसिस में। सो कैल्शियम वहाँ पे वो हेल्पफुल होता है, हम आगे देखेंगे। सो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज़ होते हैं, और ये अबाउट 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो यहाँ पे वो रिलीज़ होते हैं। एंड ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो करते क्या है, ये है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो ये कन्वर्ट कराते हैं किसको, फर्टिलाइज जो एनवेलप को, जो विटेलाइन जो एनवेलप था, जो विटेलाइन जो एनवेलप था, विटेलाइन एनवेलप को कन्वर्ट करा देते हैं उसको फर्टिलाइज एनवेलप में, ओके। सो फर्टिलाइज एनवेलप में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। सो अब फर्टिलाइज हो चुका है, उसके बाद में कोई स्पर्म है वो एंट्री होगा नहीं। और इसमें है वो सिग्नलिंग किस प्रकार से चलती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो एक की जो बाहरी लेयर थी, ये अंदर की जो ये लेयर है, और यहाँ पे है वो एक और लेयर। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये कुछ यहाँ पे है वो विटेलाइन लेयर, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये एक्चुअली कुछ लेयर्स है ये, और यहाँ पे है वो कुछ कनेक्टिव जो पोस्ट प्रोटीन्स होते हैं, और अंदर है यहाँ पे कुछ क्या चल रहा है वो आगे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कॉर्टिकल है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। यहाँ पे है वो कैल्शियम, हमने पहले भी देखा IP3 डैक पाथवे से यहाँ पे है वो कैल्शियम आ जाते हैं, और कैल्शियम आने के बाद में यहाँ पे है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पे है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है वो यहाँ पे है वो बढ़ जाते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स काम क्या करते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की जो क्वांटिटी अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से होता क्या, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स है वो बढ़ जाते हैं, ओके। सो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो बढ़ जाते हैं। अब देखो आप किसी भी चीज़ में देख लो, आपको कोई भी सॉल्यूशन में आप मान लो शुगर ऐड कर दोगे एक्स्ट्रा, सो उसका है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, ओके। सो वो बढ़ जाता है कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किशमिश आपने देखी होगी। सो किशमिश वो सिकुड़ी हुई होती है, सो उसमें है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज पानी तो होता नहीं है, पानी कम होने के कारण उसमें कंसंट्रेशन उस शुगर की ज़्यादा होती है, सो उसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब उस किशमिश को अगर आप पानी में डाल दोगे, सो क्या होगा, आप सभी को पता है कुछ समय पश्चात है वो किशमिश है वो फूल जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, क्योंकि उसका अंदर का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको इक्वल करने के लिए वो है वो वाटर को अंदर लेती है, ठीक है। उसी वाली प्रोसेस, सेम वाली प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे है वो वाटर है वो
उस एग के अंदर है वो जो विटेलाइन एनवेलप है वहाँ पे है वो वाटर है, वो गेन होता है। वाटर गेन होने के कारण है वो जो विटेलाइन जो एनवेलप है वो स्वेलो हो जाती है। ओके, सो स्वेलो हो जाती है। स्वेलो होने के कारण ये वो विटेलाइन एनवेलप है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, फर्टिलाइज एनवेलप में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में वो एबल भी नहीं रहती है कोई दूसरे स्पर्म को कांटेक्ट में लाने में। ओके, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ओके, एंड अब यहाँ पे है वो कुछ, यहाँ से है वो कुछ और भी सीक्रेट होते हैं प्रोटीन्स, जो कि जैसे कि UBX1 है। UBX1 क्या करता है, यहाँ पे है वो H2O2 का फॉर्मेशन है वो करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पे रिलीज़ करवाता है, H2O2 को रिलीज़ कराता है, जिससे है वो O2 है वो, बिकॉज H2O2 बन रही है सो O2 है वो लेस हो जाती है, उसमें O2 कम हो जाती है। और UBX1 के साथ में और भी है वो, यहाँ पे है वो OVOP प्रोटीन एंड TG प्रोटीन, ट्रांसग्लूटामिनेज जो एंजाइम होते हैं TG, सो वो रिलीज़ होते हैं, जिससे वो जो फर्टिलाइज जो एनवेलप होता है वो हार्डर हो जाता है, हार्डनेस उसमें है वो गेन हो जाती है। सो हार्डनेस ऑफ फर्टिलाइज एनवेलप, सो फर्टिलाइज एनवेलप का OVOP प्रोटीन एंड TG ट्रांसग्लूटामिनेज प्रोटीन से है वो कुछ हार्डनेस उसका हो जाता है। और थोड़ा बहुत और सिग्नलिंग की हम पीछे हमने बात की थी, तो वो थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें तो जैसे कि ये यहाँ पे हम प्लाज्मा लेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे होता है क्या है, जैसे ये अपना है जो EBR1 मान लो रिसेप्टर, EBR1 जो रिसेप्टर है एक के ऊपर है, यहाँ पे है वो बाइंडिंग, ये स्पर्म के ऊपर होता है, स्पर्म के ऊपर है वो बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये उसके ऊपर है वो बाइंड करता है। ओके, एंड जैसे ही बाइंड करता है, ये एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे ही इस EBR फर्स्ट के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, यहाँ पे है वो टायरोसिन काइनेज बोल सकते हैं या टीके बोल सकते हैं, ये एक्टिवेट होके फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम को है वो यहाँ पे एक्टिवेट कराता है। लाइपेज यानी वो एक लिपिड जो कि PIP2 होता है, उसको वो यहाँ पे डेग सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो अटैच रहता है PIP2, उससे है वो अलग करके IP3 है वो, उसमें है वो IP3 को है वो यहाँ पे अलग कर देता है, जहाँ पे है वो इसकी जो IP3 है वो यहाँ से ER से है वो, ये ER की जो हम ल्यूमन बोल सकते हैं, जो ER से यहाँ पे वो IP3 यहाँ पे अटैच होके यहाँ पे कैल्शियम को रिलीज़ करवाती है। ठीक है, सो यहाँ पे कैल्शियम को रिलीज़ कराती है। सो कैल्शियम को रिलीज़ कराने के कारण, और ये डेग जो ऊपर बच गया था, ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट अलग से ये डेग रहता है और ये IP3 रहता है। ओके, सो ये डेग वाला उसका भी आयन चैनल ओपन कराने में हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, सो ये कैल्शियम आ ही गया। कैल्शियम आने के बाद में ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो होती है और अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती है, उसको वो कैल्शियम रिलीज़ करवाने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पे रिलीज़ है वो इस प्रकार से हो जाते हैं। एंड कैल्शियम और भी कुछ इसका कैल्शियम का रोल होता है। ठीक है, एंड जैसे कि हायालिन जो लेयर को सिंथेसिस कराने में भी हायालिन की जो लेयर है जो कि आगे है वो ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन वगैरह में हेल्पफुल होती है। ये कोट होता है, एक आवरण होता है हायालिन का, उसका भी फॉर्मेशन करने में कहीं ना कहीं इसका रोल है वो यहाँ पे होता है। एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस में तो हेल्पफुल है ही ये कैल्शियम। ओके, एंड मैप कुछ प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट कराता है जो माइटोटिक को रिस्टोर कराने में हेल्पफुल होता है। ओके, एंड बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। एंड प्रोटीन के सिंथेसिस को वो हेल्पफुल करता है, यहाँ पे है वो कुछ ना कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अलाउ करके। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है एंड DNA पेप्टाइड्स वगैरह को यहाँ पे है वो। एंड डेग की हमने बात की थी, ये जो मेम्ब्रेन पे जो डेग IP2 अलग होके, जो PIP2 अलग होके, ये जो डेग जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अलग रहता है, सो वो भी है वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कराता है। प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करा के ये जो प्रोटीन काइनेज C है वो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को वो एक्टिवेट कराते हैं, जिससे वो हाइड्रोजन के कारण इसका pH है वो हाई होता है, जो कि आगे है वो इसका भी डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग है वो यहाँ पे होता है। ओके, सो अब जो एक का प्रो न्यूक्लियस है वो एक के अंदर आ ही गया है, एक के अंदर प्रो न्यूक्लियस आ ही गया है, एक का न्यूक्लियस है ही, अब दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन हो गया है। और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन की सारी हमने प्रोसेस बात कर ली, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किस प्रकार से है वो सीक्रेट होता है, और यहाँ पे है वो हार्डनेस होने के कारण है वो दूसरा कोई स्पर्म है एंट्री नहीं हो पाता है, और ये जो रिसेप्टर है वो भी डैमेज हो जाते हैं इस सरफेस के ऊपर जो EBR1 है।
जिसके कारण स्पर्म एग रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद में जो जायगोट बन गया है, जायगोट से जब क्लीवेज की जो प्रोसेस होती है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लीवेज की और सारे के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, और इनके बारे में वो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान से वीडियो को रिवाइज भी फिर से कर लेना। और डेव बायो की ये सीरीज़ चल रही है CSIR नेट के लिए, सो वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, आपकी इच्छा है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है, बस 2-3 टॉपिक के बारे में और करना है। अपोप्टोसिस रह गया, और तो पूरा हम कराएंगे। एक टेराटोजन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय बाय।